नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस सेटअप पे। साथियों, बिहार 7th फेज टीचर बहाली होनी है और इसका एग्जाम लगभग जून या जुलाई में हो जाएगा। तो ऐसे में आपको बिहार जीके जीएस को कवर करके ही चलना है, यानी बिहार जीके आपको पढ़ के चलना है। उसके लिए हमने सेट प्रैक्टिस की मदद से आपको बिहार जीके, चाहे वो स्टैटिक हो या करंट हो, उसको मैप के थ्रू करवाएंगे ताकि आप किसी चीजों को भूल ना सके। हर क्वेश्चन में आपको मैप मैप जो है शामिल किया गया है ताकि आपके दिमाग में मैप जो है, बिहार का मैप है, वो बस जाए। तो चलिए इसी सेशन में हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। एक चीज और साथियों, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो अभी अपलोड होना बाकी है। ये पहला सेट है और आपको इसी तरीके से जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है उतना सेट आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, ताकि आपको बिहार जीके जीके का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बेसिक से लेकर के एडवांस क्वेश्चन तक हम जाएंगे, यानी एकदम स्टैटिक, जैसे बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, ये सबसे लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा। एक बार आपसे गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको वादा करता हूं कि पूरा वीडियो को देखने के बाद आप इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि ये काफी इफेक्टिव वीडियो आपके लिए साबित होगा। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, बिहार के किस जिला को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है साथियों। तो यहां पर आपको जो याद रखना है, सिल्क सिटी, बिहार का वो कौन सा जिला है जो सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको जैसा कि मालूम है कि बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितनी है साथियों, 38 है। पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है, तो बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 है। और 38 जिला में से कौन सा ऐसा जिला है जो सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है साथियों। आपके पास ऑप्शन है दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर। साथ साथ आप भी अपना आंसर अपने नोटबुक में मार्क करते जाइए साथियों। बिहार का भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। भागलपुर मैप में कहां पर है ये भी देख लीजिए। यहां पर आप देख पा रहे होंगे बांका के ऊपर में भागलपुर है। यहाँ इधर से कटिहार, इधर से पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर, यानी भागलपुर जो है कितने 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, राइट। तो बांका, मुंगेर, खगड़िया, आपको मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार से भागलपुर घिरा हुआ है और भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। अब इसको सिल्क सिटी के रूप में क्यों जाना जाता है, यह भी एक प्रश्न बनता है साथियों। तो सिल्क सिटी के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि भागलपुर में ना टसर रेशम का प्रमुख केंद्र है, राइट। तो टसर यहाँ पर सबसे ज्यादा, बिहार में सबसे ज्यादा जो है सिल्क का उत्पादन भागलपुर में होता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न यह पूछ दे कि बिहार का कौन से जिला में सिल्क का उत्पादन किया जाता है, तो एकमात्र जिला भागलपुर नहीं है। भागलपुर के अलावे अगर हम बात करें तो बांका में भी, यहाँ पर देखिए ये बांका है, गया है और मुंगेर, जो आपको बांका, गया और मुंगेर, ये सब में भी आपको भागलपुर के अलावे बांका, गया, मुंगेर, ये सब जिला में भी सिल्क का उत्पादन किया जाता है। तो अगर आपसे सिर्फ पूछे कि सिल्क सिटी के रूप में कौन जाना जाता है, तो भागलपुर। अगर पूछे सिल्क का उत्पादन इनमें से कौन कौन से जिला में होता है, तो भागलपुर, बांका, गया और मुंगेर में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा रोपवे का निर्माण कहां किया जाए। साथियों ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सीए, इसको मार्क कर लीजिए। आपको मालूम होगा रोपवे किसको कहते हैं। आपने अगर रोपवे में चढ़ा होगा कभी, इस तरीके से रोपवे बना होता है, यहाँ पर आपको बैठने के लिए बनाया जाता है। तो साथियों अब दूसरा रोपवे का जब बात कर रहा है तो आपको दिमाग में पहला आना चाहिए कि पहला रोपवे कौन है। तो साथियों पहला रोपवे जो बिहार का है वो राजगीर का रोपवे है। राजगीर का रोपवे है और ये राजगीर नालंदा में पड़ता है। राजगीर कहां पर पड़ता है, नालंदा में पड़ता है। और पहला रोपवे का निर्माण जो है जापान के मदद से किया गया था। अब सवाल क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दूसरा रोपवे का निर्माण जो है साथियों बांका में किया जा रहा है। बांका कहां पर है, मैप में देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं मैप में, बांका यहाँ है और यहीं पर मंदार पर्वत है। उसी मंदार पर्वत पर बिहार का दूसरा रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। हर प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार की जो विधायिका है, राज्य की जो विधायिका है, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक कहने का मतलब है कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो बिहार में दोनों है, विधानसभा और विधान परिषद है। सीटों की अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या साथियों 243। वही विधान परिषद अगर आपसे पूछता है तो सीटों की संख्या 75 हो जाता है। प्रश्न में चूंकि बिहार में विधानसभा में सीटों की कुल संख्या पूछी गई है तो आपका आंसर हो जाएगा 243, राइट।
अगर आपसे एक और प्रश्न अगर पूछे कि विधानसभा में 243 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षित है, कभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में सीटों की संख्या कितना आरक्षित है, तो वो हो जाएगा 38। अगर पूछे अनुसूचित जनजाति के लिए, पहला तो एससी के लिए, दूसरा एसटी के लिए, तो एससी के लिए तो बिहार विधानसभा में सीटों की आरक्षित जो संख्या है 38 है। अगर अनुसूचित जनजाति के लिए पूछे तो वो हो जाएगा 2। इतनी चीजें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बेसिक प्रश्न है। पहला प्रश्न यहां से यही उठना चाहिए कि बिहार राज्य की ज्यामितीय आकृति क्या है। एक अगर बिहार राज्य का मैप यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य की ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आपसे ऑप्शन में पूछा गया है वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार। तो बिहार राज्य का जो ज्यामितीय आकृति है वो है आयताकार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयताकार। अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ बिहार के कुल कितने जिले अपनी सीमा साझा करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है बिहार के दौरान। नेपाल के साथ कुल कितने सीमा जो है बिहार के अपना सीमा साझा करती है, तो हम गिन लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को सही मानेंगे। यहां पर देखिए ये नेपाल है, यहां पर आप मैप में देख पा रहे होंगे नेपाल है। तो सबसे पहला आपको, अगर हम वेस्ट से चले, या तो आप वेस्ट से चलिए या ईस्ट से चलिए, कहीं एक तरफ से चलिए, या पूर्व से चलिए या पश्चिम से चलिए। पश्चिम से चलते हैं, एक पहला नंबर पर हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण, दूसरे नंबर पर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, तीसरे नंबर पर हो जाएगा सीतामढ़ी, चौथे नंबर पर हो जाएगा आपको मधुबनी, पांचवें नंबर पर हो जाएगा सुपौल, छठे नंबर पर आपको हो जाएगा अररिया और सातवें नंबर पर हो जाएगा किशनगंज। यानी इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेपाल के साथ बिहार के कुल 7 जो जिला है सीमा साझा करता है। फिर से अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलें तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। एक बार फिर से देख लीजिए, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। एक चीज और साथियों, यहीं से प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि बिहार का वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। साथियों अगर यह प्रश्न पूछ देता है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो इधर से यह उत्तर प्रदेश के साथ करता है और इधर से नेपाल के साथ साझा करता है, आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार का वह कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल के भी सीमा साझा करता है, नेपाल प्लस पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों किशनगंज। यहां पर देखिए नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमा साझा करता है वो है किशनगंज। मैप में आप देख पा रहे होंगे, उत्तर में नेपाल पड़ता है, पूरब में पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम में बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड पड़ता है। राइट, बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाला बिहार का एकमात्र जिला जो है वो है किशनगंज। वही नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जो जिला है बिहार का वो है पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि नेपाल के साथ बिहार के कुल कितने जिला अपनी सीमा साझा करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब आपसे यहां पर पूछा गया है एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के कुल 38 जिलों में से एरिया सबसे बड़ा किसका है। तो साथियों सबसे बड़ा जो एरिया है, सबसे बड़ा एरिया किसका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। कौन सा है, पश्चिमी चंपारण का जो जिला है सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहां पर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछता कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, 38 जिलों में पश्चिमी चंपारण, तो ठीक है पश्चिमी चंपारण आपने बोल दिया कि सबसे अधिक एरिया इसका है, मैक्सिमम एरिया इसका है, मिनिमम एरिया किसका है। तो यहां पर देखिए एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा शिवहर, यानी पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में जो एक छोटा सा पड़ रहा होगा शिवहर, इसी का मिनिमम एरिया है बिहार में। ठीक है, यह जिला जो है जिसका सबसे कम क्षेत्रफल बिहार में है वो है शिवहर, और सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो है पश्चिमी चंपारण। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। साथियों पहले हमने देखा था क्षेत्रफल के हिसाब से, अब आपसे प्रश्न आपसे यहां पर मैक्सिमम क्षेत्रफल प्रश्न में पूछा गया था। तो मैक्सिमम क्षेत्रफल में हमने बात किया था कि वेस्ट चंपारण
यानी पश्चिमी चंपारण का मैक्सिमम क्षेत्रफल था और शिवहर का न्यूनतम क्षेत्रफल था। प्रश्न में अब आपसे पूछा गया है जनसंख्या कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या की अगर हम बात करें साथियों तो शिवहर नहीं है, शिवहर नहीं है, शिवहर नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा शेखपुरा साथियों। यहां पर देखिए नालंदा और लखीसराय के बीच में एक जिला पड़ता है शेखपुरा। नालंदा और लखीसराय के बीच में एक जिला पड़ता है शेखपुरा और यही शेखपुरा में साथियों मिनिमम जनसंख्या बिहार का पाया जाता है। तो बिहार का सबसे कम जनसंख्या पाए जाने वाला जो जिला है वह कौन सा है, वह है आपको, जस्ट होल्ड ऑन, ओके। तो साथियों हम बात कर रहे थे कि जो मिनिमम जनसंख्या पाए जाने वाला, जस्ट मिनट इसको इरेज कर देता हूं, ओके। तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो कहां पर है, शेखपुरा। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला बिहार का कौन सा जिला है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला इसके बगल में ही है, यहां पर देखिए ये पटना। बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है आपको पटना में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाने वाला जो जिला है बिहार का वो है पटना और सबसे कम जनसंख्या पाए जाने वाला जिला है साथियों वो है शेखपुरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में पहली बार किस राज्य के पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया है। आपसे पूछ रहा है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने पुलिस में महिला कमांडो दस्ता को तैयार किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के द्वारा महिला कमांडो दस्ता तैयार किया गया साथियों। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, बिहार। अच्छा एक चीज और मैं यहीं से बात कर लेता हूं, क्योंकि महिला कमांडो की बात हो गई, ठीक है। भारत में पहला बार जो है महिला कमांडो का दस्ता तैयार किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा। एक प्रश्न यहां से यह भी बनता है कि भारत में पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी किस राज्य में है। तो उसका भी आंसर हो जाएगा बिहार। पुलिस में महिलाओं की सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वह कहां पर है, बिहार का है, नंबर 1 पर आता है बिहार। चलिए अगला जो प्रश्न है वह भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां खोला जाए। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। आपके पास ऑप्शन में दिया है पटना, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर और ऑप्शन ई। देखिए अब तक हमने एक चीज जो छोड़ के चल रहे थे वो है ऑप्शन ई वाला। साथियों आपसे बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली जितनी भी एग्जाम है उसमें एक ऑप्शन ई शामिल किया गया है और ऑप्शन ई में क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इन चारों में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इन चारों में से एक से अधिक ऑप्शन अगर भी सही होता है तब भी आपका ऑप्शन ई होगा। अगर ऊपर में से दिए गए कोई नहीं भी है तब भी आपका ऑप्शन ई होगा। आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां खोला गया है। तो साथियों आपको मालूम है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां खोला गया था। तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर साथियों पटना में खोला गया था। कहां पर खोला गया था, पटना में। आप देखेंगे भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। तो दूसरा की बात कहां पर चल रही है, कहां पर खोला जाएगा भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, पटना, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर। साथियों भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो भागलपुर में खोला जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भागलपुर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है कहां पर होगा, भागलपुर में होगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो भारत का पहला राज्य कौन बना, ये कोविड के समय किया गया था साथियों, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, और भारत का पहला राज्य बना था बिहार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो साथियों इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ देगा। तो बिहार का राजकीय पुष्प आपसे पूछा है, आपका ऑप्शन है गुलाब, कमल, गेंदा, चमेली, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो है गेंदा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेंदा। अब चूंकि बिहार का राजकीय पुष्प पूछ लिया है तो कुछ और चीजें जो है यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको भी क्लियर कर देते हैं। अगर आपसे पूछ दे राजकीय वृक्ष, अब आगे से हम राजकीय नहीं लिखेंगे, ऑटो में समझ जाइएगा। राजकीय वृक्ष जो है वो है पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है। पुष्प क्या है, तो गेंदा है। अगर आपसे पूछ दे चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली क्या है, तो राजकीय मछली है मांगुर।
बिहार राज्य का राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय भाषा अगर पूछ दे, राजकीय भाषा अगर पूछ दे, तो पहला राजकीय भाषा बिहार का है हिंदी और दूसरा राजकीय भाषा है उर्दू। क्या है? उर्दू। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे राजकीय पक्षी अगर पूछ दे तो क्या है? गौरैया है, गौरैया है। और अगर पशु पूछ दे तो बैल। राइट। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय भाषा पहला हिंदी दूसरा उर्दू, राजकीय मछली मांगुर और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। इतनी चीजें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। आगे चलते हैं। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है साथियों? प्रमंडल। अब आपसे पूछा गया है कि बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको मालूम है बिहार में कुल जिला की संख्या कितना है? 38। जिला की संख्या पूछे तो 38 और प्रमंडल की कुल संख्या पूछेगा तो प्रमंडल की कुल संख्या है 9। और अगर अनुमंडल की कुल संख्या पूछे तो अनुमंडल की कुल संख्या है 101। याद रखिएगा, जिला की कुल संख्या 38, प्रमंडल की कुल संख्या 9 और अनुमंडल की कुल संख्या 101। तो चूंकि प्रमंडल की बात हुई है, हम अनुमंडल सारे अनुमंडल को तो यहां पर कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रमंडल को जरूर कवर कर सकते हैं। प्रमंडल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्रमंडल है? वो है पटना प्रमंडल, यहां पर देखिए पटना प्रमंडल, यहां पर लिख देता हूं मैं, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल। एक बार हमारे साथ साथ बोलिए, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, मुंगेर और भागलपुर। अगर आपको इसको डिटेल में चर्चा चाहिए कि सर कौन कौन से प्रमंडल में कौन कौन से जिला आता है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम उसको भी शॉर्ट एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको वो चीजें मालूम हो। वैसे तो आगे आने वाले सेटों में हम जरूर इसका चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि जिला की कुल संख्या बिहार में 38 है, प्रमंडल की कुल संख्या 9 है, अनुमंडल की कुल संख्या 101 है। अगर हम प्रमंडल की बात करें तो पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। इसको याद रखिएगा, पटना प्रमंडल, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर, ये सारे बिहार के कुल 9 प्रमंडल हैं। राइट। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बिहार में लोकसभा की कुल संख्या कितनी है, यानी लोकसभा में सीटों की कुल संख्या। बिहार से लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 45, 40, 43, 39। साथियों बिहार से लोकसभा में कुल सीटों की संख्या जो है वह है 40। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 40 इज द करेक्ट आंसर। बिहार से लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40। अगर आपसे पूछते कि लोकसभा की बात हुई है तो यहीं पर चर्चा कर लेते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार से राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 16। तो अब तक जो प्रश्न हमने किया था उसमें हमने आपको क्या क्या पढ़ाया दिया कि राज्य सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो राज्य विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो यहीं पर रिवीजन कर लेते हैं, 243। अगर आपको पूछे परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है बिहार के विधान परिषद में, तो वो है 75। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 40। और राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 16। इतनी चीजें आपको याद रखनी। चलिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर अगेन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना होता है? तो सबसे पहले तो यह समझना है लिंगानुपात होता क्या है। तो आप सभी को मालूम होगा लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर फीमेल की संख्या। राइट। 1000 पुरुषों पर फीमेल की संख्या को हम बोलते हैं लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर फीमेल की संख्या बिहार में कितनी है? लिंगानुपात आपसे पूछ रहा है, तो लिंगानुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 918। तो बिहार का जो लिंगानुपात है वह है 918। अगर यहीं पर आपसे पूछता शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात साथियों क्या होता है? 0 से 6 साल के बच्चों का एज में जो लिंग अनुपात होता है, यानी बॉय वर्सेस गर्ल। राइट। तो 1000 बॉय पर कितनी गर्ल्स की संख्या है उसको हम बोलते हैं शिशु लिंगानुपात। और अगर वो पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 935।
शिशु लिंगानुपात बिहार के जनगणना 2011 के अनुसार 935 है। वहीं सिर्फ लिंगानुपात अगर आपसे पूछे तो 918 है बिहार का लिंगानुपात। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न साथ में, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यहाँ पर मैप देखिए। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप अभी से अपनी जर्नी तक, यानी जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते हैं, बिहार के मैप को अपने साथ जरूर रखिए, उसको एकदम अपना वर्डी बना लीजिए, साथी बना लीजिए। तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला मैप देखिए, क्या पश्चिमी चंपारण है, क्या कैमूर है, क्या बांका है, या किशनगंज है, या कटिहार है, क्या? तो साथियों बिहार का पूर्वी जिला आपको मालूम है, मैप जब हम देखते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। तो पूर्वी जिला क्या है? किशनगंज है। यहाँ पर पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। अच्छा, जब किशनगंज अगर ना दे, किशनगंज अगर ना दे और आपको ऑप्शन में यहाँ पर क्या क्या देगा? पूर्णिया ठीक है, कटिहार ठीक है, बांका ठीक है, एक और ऑप्शन में आपसे दे दे भागलपुर, भागलपुर अगर दे दे। इस प्रश्न का आंसर तो ठीक है, किशनगंज हो गया, क्योंकि किशनगंज ऑप्शन में था। अब ऑप्शन चेंज कर दिया, किशनगंज को हटा दीजिए, अब ऑप्शन हो जाएगा फिर से चेंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? अब आपके पास ऑप्शन है भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया। ऐसे में क्या हो जाएगा? तो ऐसे में साथियों जब किशनगंज ना दे तो आपका आंसर हो जाएगा कटिहार। क्या हो जाएगा? कटिहार। ऐसे केस में जब किशनगंज ऑप्शन में ना रहे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कटिहार। याद रखिएगा इसको, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रश्न आ गया है, नूनिया विद्रोह का समय काल क्या था साथियों? ठीक है, नूनिया विद्रोह, आपको कुछ विद्रोह जो है बिहार के इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक नूनिया विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सब जो विद्रोह है साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। तो नूनिया विद्रोह का अगर हम बात करें तो साथियों नूनिया विद्रोह जो है ये तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में हुआ था, जिसका कारण था सोरा का व्यापार, और यह नूनिया समुदाय के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका समय काल था 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी। हमने क्या बोला आपको कि नूनिया विद्रोह का जो क्षेत्र था वह था तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया। नूनिया विद्रोह का कारण था सोरा का व्यापार, और यह नूनिया समुदाय के द्वारा शुरू किया गया था। नूनिया विद्रोह का समय काल था 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी। इतनी चीजें आपको नूनिया विद्रोह से याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट जो है वो झील से है। कांवर झील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? इंपॉर्टेंट है साथियों कांवर लेक। कांवर लेक अब इंपॉर्टेंट क्यों है उसकी भी बात हम करेंगे। सबसे पहले हम कांवर लेक की बात कर लेते हैं। कांवर लेक साथियों एक वेटलैंड घोषित किया गया था, भारत का 39वां वेटलैंड घोषित किया गया था, 39th वेटलैंड घोषित किया गया था नवंबर 2000 में, 2020 में, माफ कीजिएगा 2020 में इसको वेटलैंड घोषित किया गया था। अब वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, ठीक है। तो वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। जैसा कि आपको मालूम है यह एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील भी है। कांवर लेक जो है एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील भी है, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील भी बोला जाता है कांवर लेक को, राइट। अब ये है कहां पर? ये है बेगूसराय में। कहां पर है? बेगूसराय में। सबसे पहले तो याद रखिए बिहार, कांवर लेक बिहार के कौन से राज्य में स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है यह। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा इसे बिहार का पहला और भारत का 39वां वेटलैंड घोषित किया गया था, आर्द्र भूमि घोषित किया गया था नवंबर 2020 में। वेटलैंड क्या होता है साथियों? वेटलैंड की अगर हम बात करें, आर्द्र भूमि की अगर हम बात करें तो 2 फरवरी 1971 में एक ट्रीटी हुआ था। एक ट्रीटी हुआ था कहां पर? ईरान के रामसर में। ईरान के रामसर में एक ट्रीटी हुआ था और उसी समय यह घोषित किया गया था कि जितने भी वेटलैंड है उसको कंजर्व किया जाएगा और उसका वाइजली यूज किया जाएगा। इसी पर एक संधि बना और इसी को बोला जाता है रामसर कन्वेंशन। कभी आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल सेक्शन में कि रामसर कन्वेंशन क्या है। ज्यादा डिटेल में हम चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कांवर लेक का, तो कांवर लेक बेगूसराय में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। और इसका जो निर्माण होता है, कांवर लेक का जो निर्माण हुआ है वह बूढ़ी गंडक के विसर्ग के कारण हुआ है। यहाँ पर साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आश्रय भी है और यह रामसर स्थल घोषित है। इतनी चीजें आप कांवर लेक के बारे में समझिए। अगला प्रश्न है जगतपुर झील। झील से ही आ गया अगला प्रश्न। जगतपुर झील बिहार के किस जिला में है? ओके, हमने कांवर लेक तो देख लिया बेगूसराय में। बेगूसराय को मैप पर थोड़ा देख लीजिए।
क्योंकि हमने बात की है आपसे कि मैप जरूर देखेंगे। तो बेगूसराय यहाँ पर देखिए, बेगूसराय यहाँ पर है, ये बगल में समस्तीपुर है, खगड़िया है, यहाँ पर आपको नालंदा पड़ जाता है, पटना माफ कीजिएगा, नालंदा का इसका सीमा शेयर नहीं करता है, पटना है, और यहाँ पर देख लीजिए मुंगेर है, शेखपुरा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, शेखपुरा भी सीमा शेयर नहीं करता है। बेसिकली अगर सीमा की बात करेंगे, बेगूसराय का अगर सीमा आपसे पूछ ले, यहाँ देख लीजिए सीमा कौन कौन शेयर कर रहा है वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए बेगूसराय का सीमा समस्तीपुर, यहाँ से समस्तीपुर, इधर से खगड़िया, और यहाँ से मुंगेर, और यहाँ से लखीसराय और पटना, राइट। तो पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर और लखीसराय, इतने जो है जिला बेगूसराय को टच करता है। और बेगूसराय कांवर झील के लिए प्रसिद्ध है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा भूगोल जिला है, और इसे भारत का 39वां और बिहार का पहला आर्द्रभूमि घोषित किया गया था नवंबर 2020 में। अगला प्रश्न झील से ही है, जगतपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो साथियों जगतपुर झील जो है बिहार के भागलपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? भागलपुर में। भागलपुर कहां पर है? यहाँ पर देख लीजिए मैप में, भागलपुर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगतपुर झील बिहार के भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न झील से ही, गोगाविल झील, गोगाविल झील कहां पर स्थित है? साथियों गोगाविल झील की बात आएगा तो गोगाविल झील जो है कटिहार में। गोगाविल झील जो है कहां पर है? कटिहार में, कटिहार के मनिहारी में स्थित है। और यह जो है यहाँ पर अवस्थिति की अगर हम बात करें कटिहार का मैप पर, तो यहाँ पर देखिए कटिहार, ये देखिए। तो गोगाविल झील कटिहार के मनिहारी में, इसका अन्य नाम घोगा झील या घोगा चाप भी बोला जाता है। घोगा झील या घोगा चाप भी बोला जाता है इसको। तो साथियों ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नया प्रोडक्टिव सेशन के साथ सेट 2 में। तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए